नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो कोर्ट का कार्यक्रम चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, उसके बारे में और क्या क्या हुआ और कोर्ट पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई चेक होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है, मार्च से जो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल वो जेल में है और अभी वो 21 दिन कंपेनिंग के लिए जमानत पर रिहा हुए थे, जिसके ऊपर भी बहुत बवाल हुआ। अपोजिशन जो सत्ताधारी है, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे कि आज तक किसी भी पॉलिटिशियन को, राजनेता को ऐसे कंपेन करने के लिए जमानत नहीं दी गई। 21 दिन की जमानत सिर्फ इलेक्शन में कंपेन करने के लिए दे दी गई। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे थे। कुछ जो है वो टेम्पो भरकर पहुंचने की बातें कर रहे थे। इसके बारे में मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ये अपने आप में बहुत कुछ कहलाता है। दोस्तों, 21 दिन तक आपने सिर्फ मिस्टर अरविंद केजरीवाल को क्यों रिहा किया? आपने हिम्मत सोरेन जो हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जब उनकी गिरफ्तारी हुई सबसे पहले इस्तीफा दिया। उनको क्यों नहीं जमानत दी गई? उनकी पार्टी भी तो उनके दम पर चल रही है। इसी तरह अमृतपाल सिंह, इसको क्यों नहीं जमानत दी गई इलेक्शन लड़ने के लिए? इसी तरह के कविता, उनके तो जो पिताजी हैं उनकी पोजीशन ज्यादा खराब है, तबीयत खराब है, और उनको क्यों नहीं जमानत दी गई? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को ही क्यों जमानत दी गई? इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए और मुझे लगता है कि आने वाले जो सेशन है, ये जो 5 साल सरकार नहीं बनी है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी लेकर आएगी कि किसको जमानत मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद केजरीवाल जी हैं जो वो जेल के अंदर चले गए। जेल के अंदर जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, अभी उसने केजरीवाल जी को जमानत दे दी है, परमानेंट जमानत। और जो जज साहिबा है न्याय बिंदु जी, उन्होंने उसके ऊपर लॉजिक क्या दिया है कि ये जो चार्जशीट दायर की है ईडी ने वो 1000 पेज की है और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 1000 पेज पढ़ सकूं, इसलिए मैं इनको जमानत जो है वो देती हूं। भैया, आपके पास अगर 1000 पेज को पढ़ने का समय नहीं है तो आप जॉब छोड़ सकते हैं, आप कोई और काम कर सकते हैं जहां आपको ऐसा काम ना करना पड़े। लेकिन न्याय तो न्याय के तरीके से ही होना चाहिए। और इसके ऊपर जब ईडी जो है वो हाई कोर्ट पहुंची और ईडी की बात ही नहीं सुनी। ईडी ने कहा कि हमें 48 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम अपनी बात रख सकें। सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनकर और उसको जमानत दे दी गई। ईडी जो है वो 48 घंटे के अंदर, इवन 24 घंटे के अंदर, ना मैं ये भी कह लूं तो 12 घंटे के अंदर हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट पहुंचकर जो है उस पर स्टे लगवाया उनकी रिहाई पर। और हाई कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की, अपनी राउज एवेन्यू कोर्ट पर भी बहुत तल्ख टिप्पणियां की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ढीलापन जो है, ढीला रवैया है जो, वो इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि कोर्ट के मैटर्स में और कोई सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरफियर नहीं कर सकता। इसके बाद जैसे ही जो है इसके ऊपर स्टे लग गया, स्टे लगने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जमानत जो याचिका है उसको दायर कर दिया और जैसा रवैया जो रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट का, ऐसा ही रवैया जो है सुप्रीम कोर्ट का भी मिस्टर अरविंद केजरीवाल की तरफ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको इजाजत दी थी 21 दिन के लिए, जो उनको रिहाई दी थी, जमानत दी थी, जब उन्होंने कंपेनिंग के लिए जमानत दी थी। अभी भी ऐसा ही लगता था कि वो जो हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं उसको, उनके जो फैसले हैं उसको पलट देंगे और रोज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दोबारा से स्टैब्लिश कर देंगे। लेकिन मीनवाइल एक काम हो गया कि जो सीबीआई है वो कोर्ट में पहुंच गई और उसने जो है अरविंद केजरीवाल को जो है रिमांड पे ले लिया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो मिली है। सो इसका मतलब ये है कि एजेंसियां अपने लेवल पर काम कर रही हैं, लेकिन ये जो कोर्ट का रवैया है ये एक खास पार्टी और एक खास नेता की तरफ इतना नरम क्यों है, ये अपने आप में जो है वो सवाल जो है वो खड़े करता है। इसी तरह कुछ टाइम पहले एक जज साहब ने अभिषेक बैनर्जी के बारे में भी ऐसा ही कमेंट किया था। अपने साथ के जज को ये कहा था कि अभिषेक बैनर्जी के बारे में आपको बता दूं कि वो ममता बैनर्जी हैं जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके भतीजे हैं। और उसके बारे में जज साहब ने कहा था कि जो है उसका कैरियर अभी बहुत लंबा है, इसलिए हमें उसके कैरियर को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला देना चाहिए, क्योंकि वो मामला है वो भी करप्शन का ही चल रहा था। ये जो जज साहब ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों को फेवर कर रहे हैं, इसको जांच कौन करेगा, इसको देखेगा कौन, इसको ऑब्जेक्शन कौन करेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो भारतीय न्याय का जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अभी ये सरकार नई बनी है, इनको कुछ ऐसे कानून लेके आने चाहिए कि इसके लिए जज भी जिम्मेदार होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पर ये जो लंबे लंबे फैसले हैं जो 30 40 साल तक चलते रहते हैं केस, उनका भी टाइम बाउंड लिमिट जो है वो होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि जो लोअर कोर्ट है उसको 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इसी तरह जो अपर कोर्ट है उसको भी 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए एक केस को सुनवाई के और उसके एंड तक फैसला देने के लिए। इसी तरह जो हाई कोर्ट है उसको 1 साल के अंदर अंदर अपना फैसला देना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी मैक्सिमम टाइम 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारे का सारा टोटल फैसला जो है 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि न्याय हो रहा है। बहुत सारे केसेस में कुछ ऐसे लोग भी जो निर्दोष थे वो जेल के अंदर रहे क्योंकि कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और बाद में वो निर्दोष पाए गए। इसी तरह जो दोषी हैं, जो उनको प्रॉपर दंड उस तरीके से नहीं मिल पाता। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। जो 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिख दंगे हुए, सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, उसमें जजेस ने डायरेक्ट फेवर की सरकार की और उन लोगों की बात ही नहीं सुनी। कुछ केस तो ऐसे हुए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो है वो दोबारा केस स्टार्ट किए गए और उसके बाद जो है उनके फैसले आए, और वो फैसले जो है वो तब जाकर 38 साल के बाद जाकर लोगों को न्याय मिला। इसी तरह जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित 1990 से परेशान हैं। अभी जो जितने आतंकवादी थे या आतंकवादियों को पनाह देने वाले और सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनको सपोर्ट किया जा रहा था। उसकी वजह से जो जजेस हैं वो भी उसी तरीके से फैसले दे रहे थे। आज तक भी उनको पूरा न्याय नहीं मिल सका। वो अपने ही देश में मेजॉरिटी होते हुए भी शरणार्थी बनकर रह चुके हैं। ये सारा सिलसिला जो है ये न्यायपालिका पर बहुत कड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसके लिए भारत सरकार को
भी सोचना चाहिए, और न्यायपालिका को अगर अपनी इमेज को इंप्रूव करना है या उसे बचाए रखना है तो उसके लिए उनको भी काम करने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मैटर है, शायद ये सबसे बड़ी करप्शन होगी, या मैं कह लूं कि चल रही है, क्योंकि आज तक भी जजेस के लिए प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना जो मैंडेटरी नहीं हुआ है, वो ऑप्शनल है, और कोई भी जज बनने के बाद अपनी प्रॉपर्टी ऑनलाइन डिक्लेयर नहीं करता। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि सरकार को ऐसे कानून लेकर आनी चाहिए जिसमें सभी जजेस को और सभी उच्च अधिकारी, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो या पुलिस में हो या एनी डिपार्टमेंट, उन सबको साल में एक बार अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा ऑनलाइन चढ़ाना कंपलसरी होना चाहिए, जिससे ये सारा सिस्टम जो है उसको कुछ हद तक नकेल डाली जा सकती है। ऐसा क्यों है? सरकारी जो मुलाजिम है, चाहे वो पीएन ही क्यों ना हो, सभी को अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा, सभी को अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, एक साल में अपने जो पोर्टफोलियो है, या सरकार ऐसा कोई बनाए जिसमें सिस्टम बनाए जिसमें ये सारे अपडेट होने चाहिए, और वो पब्लिक होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि एक पीएन के पास कितने लाख की या कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है, और एक आईएएस अफसर के पास कितने लाख की या कितने करोड़ की जो है वो प्रॉपर्टी है, और इसी तरह जज साहबान के पास कितने लाख की या कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और जो बड़ी तो कैसे बड़ी और कितनी बड़ी, क्यों बड़ी। इसी तरह जो पॉलिटिकल नेता है, जो राजनेता, जो काउंसलर से लेकर और एमपी तक हैं, उन सब की प्रॉपर्टी चाहे 5 साल में जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तब अपडेट करते हैं, लेकिन उनको ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हर साल में एक बार वो प्रॉपर्टी अपने को अपडेट करे, ताकि सिस्टम में से जाकर उस चीज को निकाला जा सके और करप्शन को कुछ हद तक रोका जा सके। स्पेशली मैं तो जो दोबारा से दरखास्त करूंगा कि अगर डॉक्टर के बाद लोग किसी को भगवान मानते हैं तो वो जजेस को मानते हैं, और जिस तरह से फैसले आ रहे हैं वो अपने आप में सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, और सरकार को इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए ताकि ये सिस्टम जो है ऑटो अपडेटेड टाइप होना चाहिए। दोस्तों, आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आप जरूर बताइए, और जो है कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इसको आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।